भारती महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड यूनिट नंबर 3 दो यूनिट कंप्लीट हो गई थी। 5 चैप्टर कंप्लीट क्रम से कर लिए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब छठा चैप्टर करने जा रहे हैं। छठा और सातवां दो चैप्टर इसके कोर्स में दिए हुए यूनिट नंबर 3 में। ये दोनों ही चैप्टर में करवाऊंगा। छठा और सातवां है आपके वलय और उपवलय। इसके अंदर खास बात यह है कि आप लोगों को अगर मान लो कोई दूसरी किताब के अंदर नंबर अलग हो तो मैंने नाम लिख दिया है। ये चैप्टर अपने को करना है, वलय और उपवलय। बहुत सिंपल है। ये यूनिट वो है जो सभी करके जाएंगे। एक तो पहली और तीसरी ये यूनिट सभी करके जाते हैं। इन दो में क्या आता है कि 8 और 8 16 नंबर का मार्किंग होता ही है। उसके अलावा कुछ करकुरा के ये 20-22 नंबर के आसपास होने एवरेज निकलता है इस पेपर का। थ्योरेटिकल पेपर है, क्वेश्चन ना के बराबर है। एक आधा क्वेश्चन जरूर कोई देखने में लगता है। पहले ये चैप्टर करा रहा हूं वलय, उसके बाद दूसरा चैप्टर कराऊंगा उपवलय। आप एग्जाम में केवल एक ही करके जाएंगे, बाकी आपकी चॉइस है। मैं तो दोनों करवा रहा हूँ। पीछे वाली यूनिट में भी मैंने तीनों चैप्टर करवाए थे आपको, केवल सेफ्टी के लिए। जैसे फर्स्ट नंबर यूनिट है उसमें तीनों चैप्टर करवाए थे। तो ये आपकी चॉइस है कि कौन सा करके जाते हो, कौन सा छोड़ के जाते हो। दूसरा नंबर चैप्टर है, उसमें आपको समाकारिता वाला करना है। प्रसामान्य उपसमूह का इसलिए करवाया कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो दोनों ही करके जाना चाहते हैं, या किसी को प्रसामान्य ज्यादा समझ में आता है। तो इस प्रकार से क्या है कि अपना सिलेबस पूरा फुल एंड फाइनल चल रहा है। उसको देखते हुए फाइनल ईयर में ये पेपर आपके फर्दर कोई भी कंपटीशन एग्जाम में भी आगे काम आएगा। कोई भी तरह का जेम का पेपर है या राजस्थान यूनिवर्सिटी और एमडीएस यूनिवर्सिटी का प्री एंट्रेंस एग्जामिनेशन है एमएससी का, उसके अंदर सिलेबस में जो पेपर लिखा हुआ होता है वो इसी का होता है। सबसे पहले अलजेब्रा। तो इसको करने के लिए मेहनत हम लोगों ने पूरी कर ली थी। किस प्रकार से करना है वो सबको पता ही है। अब मैं आगे फर्दर इसको स्टार्ट रख रहा हूं। वलय, वलय का तात्पर्य क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखो, सबसे पहला चैप्टर हमने क्या किया था, समूह का पढ़ा था। उसके बाद इसके अंदर कौन सा आ गया था, उपसमूह। ठीक है। और तीसरा क्या था, क्रमचय समूह। तो ये तीनों चैप्टर एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, क्रमचय समूह। 2 नंबर जो यूनिट थी उसमें क्या था, प्रसामान्य उपसमूह। और इसके साथ में दूसरा चैप्टर क्या था, समाकारिता। इन सभी चैप्टर की खास बात क्या है कि समूह की परिभाषा तो आएगी ही आएगी। उन समूह की परिभाषा का विस्तृत रूप यानी उसको बिखेरना। जैसे कि एक बात बताता हूं, जैसे मान लो वो लौकी है। अब उसकी क्या, लौकी की साधारण सब्जी भी बनती है, उसके कोफ्ते बनाकर भी सब्जी बनती है, उसकी मिठाई में भी काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या, कोई भी एक चीज के विभिन्न रूप को अपन ढलना। आगे का पेठा, ये बनता कद्दू से। पेठा जो होता है सब्जी बनती है जिसकी ग्रीन कलर का बाहर से होता है, येलो कलर का होता है, अंदर से बिल्कुल यूं येलो कलर का अंदर से बिल्कुल क्लीन होता है। उसमें बीज निकाल कर अगर आप मिठाई का रूप देना चाहो तो ये आगरे का पेठा बनता है। और अपने राजस्थान में तो इसे बहुत बड़ी मात्रा में घर में भी सब्जी बनाकर खाई जाती है, थोड़ी सी इसमें चीनी डालकर। तो एक ही चीज का अलग अलग रूप होना। दूध है, इसको नॉर्मल पीते हैं, खीर बनाकर पीते हैं, खीर मोहन बनाकर पीते हैं, खाते हैं, और भी कई तरीके से यूज में लेते हैं। खीर का दही बनाकर, लस्सी बनाकर, दूध का ही ये बनता है घी। तो ये अलग अलग विस्तृत रूप होते हैं। ठीक उसी प्रकार के वलय नाम का जो भी अपने मैथमेटिक्स में दिया हुआ है उसका एक अलग से रूप है। वो ये जाकर किस में गिरेगा, वलय में। और वलय किसका होगा, पार्ट उपवलय का। वलय का सब पार्ट कहलाता है ये। और सबसे लास्ट में जाकर किस में गिरता है, सभी जाकर वेक्टर स्पेस के अंदर। इन सभी का निचोड़ क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है। तो एक चार्ट बना देता हूं मैं आपके सामने। सबसे पहले तो क्या है कि आपके समूह के बारे में पढ़ा होगा। इसके अंदर 3-4 प्रकार का समूह होता है। आबेली समूह हो गया। तो ये सभी में एक तरह से पूरा सा विस्तृत करके बता देता हूं। उसके बाद अपन वलय को भली भांति से स्टार्ट कर पाएंगे। ये भी थ्योरेटिकल पोर्शन, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन द्वारा नहीं समझा जा सकता। इसमें पहली परिभाषा ये आती है। समूह की परिभाषा क्या होती है, पहला नंबर तो होता है साहचर्यता। दूसरा नंबर होता है तत्सम का वियोग। तीसरा नंबर होता है प्रतिलोम अवयव। चौथा नंबर होता है क्रम विनिमय।
चार में से कोई भी तीन चीज, पहले वाली बहुत आवश्यक है। कोई भी का मतलब क्या है, अगर मान लो केवल ये हो जाता है तो ये वर्ड क्या कहलाता था, सामी समूह कहलाता है। ठीक है, अगर ये पहले दो हो जाते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, मोनोएड समूह। अगर ये दोनों हो जाते हैं, अगर तीनों हो जाते हैं तो ये क्या कहलाता है, समूह कहलाता है। और अगर चारों हो जाते हैं तो ये क्या कहलाता है, क्रम विनिमय समूह कहलाता है। ठीक है, इसका विस्तृत रूप हमने बहुत बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि वलय में इसी के द्वारा अपन अटैक करके और पहले इसकी परिभाषित करना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है साचर्य केवल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओनली एंड ओनली। सामी समूह पूरा नाम है। उसके बाद अगर मान लो ये दोनों हो जाते हैं, साचर्य तत्समक अवयव, तो ये वर्ड क्या कहलाता है, मोनोएड कहलाता है। और अगर तीनों हो जाते हैं, पहला दूसरा तीसरा, तो ये क्या कहलाता है, समूह कहलाता है। और अगर चारों हो जाते हैं तो ये क्या कहलाता है, क्रम विनिमय समूह कहलाता है। अब इस समूह के बारे में क्या बात आती है, अगर इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉपर्टी जैसे लिखा हुआ है ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल एच है, इस प्रकार से परिभाषित हो जाए, जहां पर ए और बी दोनों जी के एलिमेंट हो, एच के एलिमेंट हो। समूह तो खैर पहले से दिया हुआ ही है, इट इज क्लियर दैट अब जो भी डेफिनेशन बताऊंगा ये पहले से ही ग्रुप मानकर चलना पड़ेगा। अब ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच है, ए और बी दोनों एच के एलिमेंट ले लिए, एच उप समूह है, उप समुच्चय है जी का। ठीक है ना, तो अगर मान लो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच निकलता है तो ये वर्ड क्या कहलाता है, उप समूह कहलाता है। उप समूह की परिभाषा के अंदर यूनियन और इंटरसेक्शन अंडरस्टूड है कि अगर मान लो 1 2 3 4 उप समूह है तो उनका यूनियन क्या कहलाता है, उप समूह ही कहलाता है। इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, उप समूह ही कहलाता है। एक इसके अंदर दो तरह की संक्रियाएं वो पढ़नी आपको बिल्कुल आनी चाहिए। संक्रिया का मतलब क्या होता है, तो संक्रिया से क्या तात्पर्य है, मैंने पहले भी लिखा था, इसका इंग्लिश वर्ड होता है ऑपरेशन। ठीक है, संक्रिया का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस इंटू और डिवीजन, चार प्रकार का होता है ये, योग गुणा, और जो ये योग गुणा भाग और घटाव, ये दोनों आपके कोर्स में नहीं है, ये दोनों कोर्स में है। इसका तत्समक अवयव हमेशा याद रखना था, ये कितना होता है 0, और इसका तत्समक अवयव हमेशा याद रखना, ये कितना होता है 1। ये सभी वलय में आने वाले महत्वपूर्ण भाग हैं, इसको आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना ही है। और एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, जिसको परिभाषा आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। वेरी फेमस लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बंटनता नियम इसको बोलते हैं हिंदी में, बंटनता नियम, और इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, इसको परिभाषित करने का तरीका क्या होता है, ए डॉट बी प्लस सी का मान ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी है, और ए प्लस बी डॉट सी का मान किसके बराबर, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी के बराबर आता है। ये सब बातें अगर अपने को मालूम है तो एक वलय का निर्माण आप भली भांति से कर सकते हो। और इन सब में एक महत्वपूर्ण चीज क्या है, एक महत्वपूर्ण चीज क्या है, अभी तक हमने जो भी कोर्स में पढ़ा है, ठीक है, जो भी सिलेबस में पढ़ा है, उसके अंदर क्या है, संक्रिया केवल और केवल एक ही काम आ रही है। संक्रिया केवल व केवल एक ही काम में आ रही है, एक ही काम में आ रही है। ठीक है ना, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, केवल और केवल एक ही संक्रिया काम में आई है। जिस प्रकार से अगर मैं कोई भी क्वेश्चन लिखूं कि निम्न जी स्टार अगर निम्न प्रकार परिभाषित है, ए स्टार बी का मान किसके बराबर है, ए बी बटा 2 है। मान लो ये पहला क्वेश्चन है, उसके बाद ये क्वेश्चन ये आ गया कि मान लो कोई भी आर प्लस निम्न प्रकार से परिभाषित है, 0 1 2 3 और 4 के लिए प्लस 5 लिखा हुआ है, तो द्विआधारी संक्रिया, तो संक्रिया केवल एक ही परिभाषित हो तो ये क्या कहलाते थे, समूह कहलाते थे, उप समूह कहलाते थे, प्रसामान्य, क्रमचय, समाकारिता। इस प्रकार से हमने अध्ययन किया था। अब जो करने जा रहे हैं वो ये चीज है, जेपीएच की किताब का टू द पॉइंट, इसके अंदर ये लिखा हुआ, माना कि कैपिटल आर एक अरिक्त उप समुच्चय जिसमें दो द्विचर संक्रियाएं जिनको योग व गुणन से प्रकट करते हैं, योग व गुणन से प्रकट
करते हैं तथा निम्न प्रकार परिभाषित हो। ठीक है ना, तो ये लिखने जा रहा हूं मैं किस प्रकार से परिभाषित है। पहला नंबर तो क्या दिया हुआ है, आर प्लस के लिए आबेली समूह होना चाहिए। दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, आर डॉट का सामी समूह होना चाहिए। तीसरा नंबर क्या होना चाहिए, आर के लिए बंटनता का गुणधर्म पालन करना चाहिए। तो ये तीनों चीज मिलकर क्या बनाती है, वलय का निर्माण करती है। अतः आर प्लस और डॉट किसका निर्माण करेगी, ये वलय का निर्माण करती है। ठीक है ना, तो ये जो वलय का निर्माण करने के लिए जो सामने लिखा है उसको आपको बिखेर कर भी लिखना पड़ेगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किताब खुली रखो, ये परिभाषा वहीं से बताकर मैं लिख रहा हूं और इसको मैं विस्तृत रूप से किस प्रकार लिखूंगा वो बता रहा हूं। तो ये सभी नंबर भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहला दिया हुआ माना कैपिटल आर, इसको एज इट इज रख देता हूं और यहाँ पर पहला अक्षर जो है वो ये लिखने जा रहा हूं। R1 का R1 प्लस के लिए क्या होना चाहिए, आबेली समूह होना चाहिए। आबेली समूह का निर्माण करना चाहिए। तो उसके लिए R प्लस का आबेली समूह है तो ये R11, R12, R13 और R14 द्वारा परिभाषित होएगा। और ये किस प्रकार बनता है, A प्लस बी प्लस सी बराबर A प्लस बी प्लस सी है और A प्लस ई बराबर A बराबर E प्लस A है और A प्लस ई बराबर E बराबर T प्लस A है और चौथा A प्लस B बराबर किसके है, B प्लस A के। पहला नियम क्या कहता है, वेल नोन एसोसिएटिविटी कहलाता है। तो यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज एसोसिएटिविटी। सेकंड वन कॉल्ड एज आइडेंटिटी एलिमेंट, थर्ड वन कॉल्ड एज इनवर्स एलिमेंट एंड फोर्थ इज एबेलियन। देन R11, R12, R13, R14 are called as abelian group 4 plus identity। प्लस के लिए क्या आबेली समूह कहलाता है। पहली प्रॉपर्टी तो ये थी, R2 का प्रगुण किस प्रकार परिभाषित है, R2 डॉट किस प्रकार से होना चाहिए, सामी समूह होना चाहिए। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेमी ग्रुप। इसको परिभाषित करने के लिए अभी थोड़ी देर पहला वीडियो रिवाइज करोगे तो उसमें क्लियर लिखा था मैंने सामी मोनोइड किस प्रकार बोला जाता है। तो सामी को लिखने का तरीका क्या होता है, केवल मात्र एक होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, केवल पहला गुणन संक्रिया का साचर्य नियम विद्यमान होना चाहिए। तो इसको लिखने का तरीका R21 द्वारा परिभाषित होएगा, A डॉट B डॉट C बराबर A डॉट B डॉट C है। ये वर्ड क्या कहलाता है, एसोसिएटिविटी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद तीसरा क्या प्रगुण कहलाता है, R3 के लिए ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसको हिंदी में लिखेंगे बंटनता प्रगुण कहलाता है ये। इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, R31 नंबर है और R32 नंबर है। ये दो प्रकार के नंबर आप डिफाइन करोगे। A डॉट B प्लस C की परिभाषा A डॉट B प्लस A डॉट C है और अगला A प्लस B डॉट C का मान किसके बराबर है, A डॉट C प्लस B डॉट C के बराबर है। ठीक है ना, तो ये सभी दोनों आप अच्छी तरह लिख लो इसको। पहला किस प्रकार से परिभाषित हो जाएगा, A डॉट B प्लस C का मान A डॉट B प्लस A डॉट C के बराबर है। अगला A प्लस B डॉट C का मान A डॉट C प्लस B डॉट C के बराबर रहेगा। A डॉट C और ये B डॉट C बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्या कहलाता है, वलय का निर्माण करता है। वलय की एकमात्र परिभाषा जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें आगे वलय के प्रकार शुरू होंगे तो उसको मैं अच्छी तरह सीक्वेंस से करवा रहा हूं। कोई भी किताब आप बिल्कुल खोल कर रख सकते हो। उसको क्या करेंगे अपन, सीक्वेंस इस बोर्ड पर लिखता जाऊंगा, नोट्स बनाते रहना साथ में, और नहीं तो केवल वीडियो बार बार देखोगे तो भी आपका काम निकल जाएगा। बहुत सिंपल है। ये इसीलिए मैंने क्या किया था, पहले वाले चैप्टर लगभग पूरे पूरे करवाए थे क्योंकि आप किसी भी प्रकार का भय नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए बिल्कुल आप इसमें कर दोगे, उसका कोई भी सानी नहीं है। ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन बनता है जो कि 5 नंबर का है, विशेष प्रकार की वलय या वलय के प्रकार को समझाइए। वलय के प्रकारों को परिभाषित करो या समझाइए। पहला तो ये लिख लो। ठीक है, दूसरा प्रश्न लिख लो, विशेष प्रकार के वलय। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विशेष प्रकार के वलय को विशेष प्रकार के
वलयों से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। इन दोनों का आंसर एक ही है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, फिर मैं मिटाकर और इसको दोबारा लिख रहा हूं ताकि आप लोग क्या है कि इसको अच्छी तरह समझ पाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, लगभग 4 नंबर का पूरा कंफर्म ही आता है। तो इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर बिल्कुल नीट एंड क्लीन, अपने को स्पेस काफी चाहिएगा इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल विशेष प्रकार के वलय हल करने का, इसको लिखते हैं क्रम विनिमय वलय। क्रम विनिमय वलय क्या होता है, आर प्लस डॉट में दूसरी संक्रिया, हमेशा नियम का ध्यान रखना, आर प्लस डॉट लिखा हुआ है, इसमें अगर द्वितीय संक्रिया का क्रम विनिमय नियम विद्यमान हो तो ये क्या कहलाता है, क्रम विनिमय वलय कहलाता है। ठीक है, तो मैं पूरा लिख देता हूं। ये तो इसका शॉर्ट तरीका है आपको याद करने का। आर प्लस डॉट में डॉट का क्रम विनिमय विद्यमान हो तो ये क्या कहलाता है, क्रम विनिमय वलय कहलाता है। तो इसकी परिभाषा लिख देता हूं, किसी वलय कैपिटल आर प्लस डॉट में, वलय तो पहले होना आवश्यक है ही, तभी तो उसका विशेष प्रकार के वलय का मतलब क्या होता है, वलय तो आपको होना ही चाहिए। किसी वलय आर प्लस डॉट में द्वितीय संक्रिया, कहने का मतलब क्या है, आई भी डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन का क्रम विनिमय नियम विद्यमान हो, क्रम विनिमय नियम विद्यमान हो तो यह क्या कहलाता है, क्रम विनिमय वलय कहलाता है। तो यह क्या कहलाएगा, क्रम विनिमय वलय कहलाएगा। ठीक है, पहली परिभाषा तो ये, पहला प्रकार ये है, इसको लिखते जाना साथ साथ में नोट्स बन रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट ले लेते हैं 2 नंबर, ये है तत्समकी वलय। ठीक है ना, नंबरिंग इसमें आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, या इकाई सहित वलय कहलाता है। इसी का दूसरा नाम क्या है, इकाई सहित वलय। वलय तो कंफर्म है कि वलय तो होना ही चाहिए, इसके बारे में तो कोई दो राय है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी वलय कैपिटल आर प्लस डॉट में द्वितीय संक्रिया, ब्रैकेट में लिख देते हैं गुणन संक्रिया का, क्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान हो तो यह वलय किसमें परिवर्तित हो जाती है, तत्समकी वलय के अंदर परिवर्तित हो जाती है। बहुत ही बढ़िया है। इसमें भी क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें भी आपके सेकंड जो ऑपरेशन दे रखा है, द्वितीय संक्रिया का तत्समक अवयव ही विद्यमान होना चाहिए। ये जो यहाँ लिखा हुआ है डॉट का, तो ये क्या है कि तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए या क्रम विनिमय नियम विद्यमान होना चाहिए। तो क्रम विनिमय या तत्समकी वलय कहलाता है। इज दैट क्लियर? अब है इसके अंदर नेक्स्ट, जो कि आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका एक अलग से क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन का नाम होता है शून्य के भाजक को परिभाषित करो। शून्य के भाजक को परिभाषित करो आप। ठीक है, तो शून्य के भाजक का मतलब क्या होता है उसको अच्छी तरह देख लो। इन दोनों का विभेद करना मैं बता देता हूं। शून्य के भाजक की परिभाषा क्या होती है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर में ए डॉट बी बराबर 0 द्वारा परिभाषित कोई संक्रिया द्वारा परिभाषित बीजीय पद्धति, परिभाषित बीजीय पद्धति ये क्या कहलाती है, शून्य के भाजक कहलाती है। ठीक है, शून्य के भाजक कहलाती है। अब आराम से इसको देख लो, कोई भी 2 नंबर का गुणा करने पर आंसर में 0 आए तो ये क्या कहलाता है, शून्य के भाजक कहलाता है।
ये दो प्रकार के होते हैं। ये खुद पहला तो होता है शून्य के भाजक सहित वलय, शून्य के भाजक सहित वलय, और दूसरा प्रकार होता है शून्य के भाजक रहित वलय। ठीक है ना। तो इसका नोटिफिकेशन काम में लेने के लिए रहित वलय का a डॉट बी बराबर 0, ये बन जाएगा a डॉट बी बराबर 0 है, जहां पर a बराबर 0 या b बराबर 0 होना कंपलसरी है। इसके अंदर भी यही होगा, a डॉट बी बराबर 0, इसका मतलब a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये दोनों आप अच्छी तरह एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बारे में अच्छी तरह डीपली बता देता हूं। सभी में क्या आ जाएगा, फॉर ऑल a और b दोनों बिलोंग्स टू कैपिटल R को रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल R का मतलब क्या, वलय। वलय को परिभाषित करते हुए अगर कोई इस प्रकार से परिभाषित हो, आज का ये बहुत ही गजब का लेसन है, शून्य के भाजकों को परिभाषित करना। पहले स्क्रीनशॉट ले लो। शून्य के भाजकों को परिभाषित करना है, ठीक है ना। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर में a डॉट बी बराबर 0, ये तीनों एक जैसे लिखे जाएंगे भाई। इसको मैं बारीक बता रहा हूँ, वीडियो यहीं पे स्टॉप करूंगा। a डॉट बी बराबर 0 है, a डॉट बी बराबर 0 है और a डॉट बी बराबर 0 है। ये तीनों तो आपके रहेंगे ही, शून्य के भाजक हो, चाहे शून्य के भाजक रहित हो, चाहे शून्य के भाजक सहित हो। रहित और सहित को इंग्लिश वर्जन के अंदर डिनोट करने का एक बार मैं बता देता हूँ, सहित विद जीरो डिवाइजर कहलाता है ये, ठीक है ना। इसको बोलेंगे विद जीरो डिवाइजर और इसको बोलेंगे विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर। तो ये इंग्लिश वर्ड भी इसके साथ में नोट कर लो। तीनों का नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, शून्य के भाजकों को परिभाषित करने का तरीका ए और बी दोनों। कैपिटल आर का मतलब वास्तविक संख्याओं से कभी मत लेना, ये वलय को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी चलो लिख देता हूं मैं। कैपिटल आर इज बिलोंग्स टू रिंग वलय, ठीक है ना। ये भी किसको परिभाषित करता है, वलय को परिभाषित करता है। तो पहले तो डेफिनेशन ये थी कि तत्समक वलय को इकाई वलय तब कहेंगे जब गुणन संक्रिया का तत्समक वलय विद्यमान हो। और इसमें क्या कह देंगे, a डॉट b बराबर 0 इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0। और शून्य के रहित वलय क्या कहलाता है, जब एक का मान 0, तो बहुत बढ़िया है। इसका तो एग्जांपल ये लिख लो आप कि अगर मैं 0 को 15 से गुणा करूंगा तो आंसर में 0 आएगा, और 17 को मैं 0 से गुणा करूंगा तो आंसर में 0 आएगा, और 0 को 0 से गुणा करूंगा तो आंसर में 0 आएगा। लेकिन सर ये कैसे हुआ, इसके अंदर a डॉट b दोनों 0 नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, 5 पैरों में 2 लिखा हुआ, 2 का मान कितना आएगा, हमेशा 0। ये वर्ड मोडुलो कहलाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि दोनों नॉन जीरो एलिमेंट है, 5 भी और 2 भी, तो 2 भी 0, 2 बराबर 2 इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, 5 इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया। फिर भी इनका गुणा 0 के बराबर है, ये वर्ड क्या कहलाएगा, सहित वलय। और इसका इंग्लिश वर्जन क्या होगा, विद जीरो डिवाइजर। और अगर मान लो कोई भी एक अंक 0 लिखा हुआ है, जैसे 15 को 0 में गुणा कर दिया, 0 को 15 में कर दिया, 17 को 0 में और 0 को 0 में, तो ये कहलाएगा विदाउट या रहित वलय कहलाता है। ये इधर आपने नॉर्मल चीज लिखी हुई है, तत्समक वलय या इकाई सहित वलय इसका पूरा नाम होता है। तो किसी वलय कैपिटल आर प्लस डॉट में द्वितीय संक्रिया का, द्वितीय संक्रिया सर्वदा क्या रहेगी, गुणा की। तो गुणा का अगर मान लो तत्समक अवयव विद्यमान हो तो ये वर्ड क्या कहलाता है, तत्समकी वलय कहलाता है। तो और जिसका तत्समक गुणा का सर्वदा एक होता है। यहां तक स्टॉप कर देते, 1 2 3। ये क्वेश्चन नहीं है, तीसरा प्रकार भी है, ये तो मैंने बताया था। क्वेश्चन इसका 3 है, 4 नंबर का पूछा जाता है, तो 3 प्रकार तक आप स्टॉप कर दो। जल्दी इसका दूसरा वीडियो बनाऊंगा जो बाकी के इसके प्रकारों की व्याख्या करेगा। थैंक यू।